सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनसंचार माध्यमों का कार्य एवं महत्व। ये जनसंचार जो माध्यम है उसके क्या कार्य है और उसका क्या महत्व है, ये हम आज पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सभी जनसंचार माध्यम विभिन्न रूपों में समाज के लिए कार्य करते हैं। वास्तव में वे देश एवं विश्व के विकास में एक निश्चित एवं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सामान्यतः जनसंचार के कार्य एवं महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। वो बिंदु कौन कौन से वो देखते हैं। पहला है सूचनाओं एवं समाचारों का एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं प्रचार, है ना। ये जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है। ये है जो भी सूचना वगैरह है उसको और समाचार है उसका एकत्रीकरण मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। और विश्लेषण एवं प्रचार और उसका विश्लेषण करेंगे, ठीक है। सूचना का इकट्ठा तो कर लिए, है ना। सूचनाओं और समाचारों का क्या कर लिए, एकत्र कर लिए, उसको इकट्ठा कर लिए। एकत्रीकरण मतलब इकट्ठा करना एक जगह, है ना। अब इकट्ठा करने के बाद उसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, सही है कि नहीं है, हमारे देश के हित के है कि नहीं है। कोई ऐसी बात तो इसमें नहीं है कि हमारे देश में धर्म विशेष या जाति विशेष या इस तरह की कोई भी चीज़ हो जिसमें एक दूसरे के प्रति या किसी वर्ग विशेष को उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचे, तो इन चीज़ों को देखा जाता है ना। और फिर उसके बाद फिर प्रचार किया जाता है। प्रचार मतलब उसको प्रसारित किया जाता है, बताया जाता है। जनसंचार माध्यम शिक्षा, ज्ञान तथा सूचनाओं का एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं उनका प्रचार प्रसार करते हैं। विश्लेषण का उद्देश्य लोगों को प्रभावित करना होता है, ठीक है। विश्लेषण का उद्देश्य क्या है, लोगों को प्रभावित करना है। संचार माध्यमों द्वारा विश्लेषण उन्हीं घटनाओं का किया जाता है जो लोगों के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। समाचार विश्लेषण में किन बातों को ध्यान दिया जा रहा है, उन्हीं घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है जो लोगों के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होती है ना। और विश्लेषण प्रक्रिया द्वारा एक ही घटना अथवा विचार पर अनेक प्रकार के दृष्टिकोणों का विकास होता है। मतलब हर एंगल से, अलग अलग एंगल से उसको देखा परखा जाता है। इनके द्वारा ज्ञान वृद्धि भी होती है, ठीक है। और इसके द्वारा ज्ञान की क्या होती है, वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। चलिए दूसरा देखते हैं, मतैक्य एवं सर्वसम्मति बनाने में सहायक, है ना। मतैक्य मतलब एक मत एवं सर्वसम्मति मतलब सभी का उसमें सम्मिलित होना या सहमति होना, है ना। तो ऐसा बनाने में भी सहायक है ये। जनसंचार माध्यम मतैक्य एवं सर्वसम्मति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए समाज के सदस्यों को उनके उत्तरदायित्व का बोध कराते हुए चुनौतीपूर्ण समस्याओं का हल ढूंढने हेतु समाज में मतैक्य का निर्माण करते हैं। मतलब एक मत करने में सहायक है ये, है ना। इसके अतिरिक्त किसी घटना या प्रक्रिया के संदर्भ में विभिन्न दृष्टिकोणों का परीक्षण करके उचित दृष्टिकोण के विकास में मदद करते हैं। संस्कृति एवं विकास के हस्तांतरण में सहायक, संस्कृति एवं विकास के हस्तांतरण मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना या देना या सौंपना, है ना। तो यहाँ पर हमारी जो संस्कृति है ना, जो हमको अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता या अपने दादा दादी नाना नानी से जो मिला है ना, उन चीज़ों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, है ना। संस्कृति एवं विरासत का हस्तांतरण करने में जन माध्यम के रूप में या लोकमान्य के रूप में
जनसंचार माध्यम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विशेष रूप से रेडियो, टेलीविज़न आदि इस क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। अगला देखते हैं मनोरंजन। जनसंचार माध्यम लोगों का मनोरंजन भी करते हैं, है ना। संचार माध्यम जैसे लेख, वृत्तचित्र, फिल्म, कार्टून, कविता, संगीत इत्यादि लोगों को तनाव मुक्त, मतलब उनके जो तनाव भरे जो जीवन है ना, तो उसको तनाव मुक्त एवं मानसिक रूप से तरोताजा करने का कार्य भी करते हैं। अगला देखते हैं वस्तुएं एवं उत्पादों के विक्रय एवं विज्ञापन में मददगार। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में मार्केटिंग एवं वितरण प्रक्रिया में जन संचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है। विज्ञापन सामान्यतः सामान्य जनता के नए उत्पादों एवं सेवाओं के विषय में उपयोगी तथा आकर्षक जानकारी उपलब्ध कराते हैं तथा मूल्यों से संबंधित जानकारी देकर ग्राहकों में विश्वास उत्पन्न करके उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। अर्थात आप लोग देखे होंगे कोई भी टीवी सीरियल या टीवी में जो मूवीज़ वगैरह या कोई भी चैनल है, उसमें बहुत सारे विज्ञापन हर कुछ कुछ मिनटों में देते रहते हैं, है ना। तो ये वही चीज़ है, उसी चीज़ को बताया जा रहा है, वस्तुओं एवं उत्पादों के विक्रय एवं विज्ञापन में मददगार, है ना। जो टीवी में देखते हैं किसी भी, चाहे वो साबुन का हो, है ना, या फिर सीमेंट का हो या अन्य कोई भी उत्पाद, जितने भी हम विज्ञापन देखते हैं वो सब इन्हीं विज्ञापन में ये वस्तुओं और उत्पादों के विक्रय एवं विज्ञापन में मददगार, इसी बात को समझ सकते हैं हम, है ना। अगला देखते हैं शिक्षा की प्राप्ति एवं प्रसार में सहायक। मीडिया का उपयोग शैक्षणिक क्रियाओं को संपन्न करने हेतु भी किया जाता है। है ना। तो मीडिया का उपयोग जो है शैक्षणिक क्रियाओं, मतलब पढ़ाई लिखाई में भी संपन्न करने हेतु भी किया जाता है ना। समाजीकरण, सामान्य शिक्षा, कक्षा कक्ष प्रशिक्षण आदि में संचार माध्यमों की विशिष्ट भूमिका है। मीडिया सामाजिक परंपरा को सुदृढ़ रूप से रूपांतरित एवं प्रतिस्थापित करने का कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं अन्य बहुआयामी उपयोग, है ना, मल्टी डायमेंशन जो बोलते हैं, है ना। तो विलियम स्टीफेंस के मत में जनसंचार माध्यमों का बहुआयामी उपयोग भी किया जाता है। ठीक है। जैसे समय बिताने के लिए, आमोद प्रमोद के लिए, आमोद प्रमोद मतलब मनोरंजन के लिए, है ना, भोजन बनाते हुए, लंबी यात्रा आदि में समाचार पत्र, पुस्तक आदि पढ़ना, रेडियो, टेप, टीवी आदि सुनना देखना। कई बार इन्हें स्टेटस सिंबल के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जनसंचार माध्यमों के बहुआयामी उपयोग हैं। ठीक है, मतलब हम कई प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। अभी के समय में हमको कुछ भी परेशानी है, कुछ भी चीज़ है, कुछ भी डाउट है, तो तुरंत यूट्यूब में उसको देख सकते हैं, है ना। या सीधे सीधे हम गूगल असिस्टेंट नामक जो एप्लीकेशन, उसमें सीधा क्लिक करके हम पूछेंगे तो हमको सीधा सीधा वो उत्तर ही बता देता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे उपयोगी हो गई है आजकल ये। चलिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, उसको देखते हैं। संचार किसे कहते हैं?
है ना। तो संचार अपने भावों एवं विचारों को दूसरों के साथ बांटने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, अर्थात आपसी समझ, विश्वास एवं बेहतर मानवीय संबंधों को स्थापित करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सूचना तथा विचारों के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के जो सूचना है ना, किसी भी व्यक्ति या किसी का भी सूचना तथा विचार है, उसको आदान प्रदान करना, लेना देना। आदान प्रदान मतलब क्या? लेना देना, लेन देन को संचार कहते हैं। सामाजिक संपर्क से क्या तात्पर्य है? सामाजिक संपर्क से क्या तात्पर्य है? एक समुदाय तथा समाज के आपसी संपर्क को, एक समुदाय तथा समाज के आपसी संपर्क को संचालित करने के लिए सामाजिक संपर्क के माध्यम की आवश्यकता होती है। संचार का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? अपनी समस्याओं, चिंताओं आदि के कारण मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के समक्ष, मतलब सामने, अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से संचार का प्रयोग करता है। अगला है, संचार की प्रक्रिया के घटक या संचार प्रक्रिया के मूलभूत तत्व कौन कौन से हैं? ठीक है, मतलब संचार प्रक्रिया में कौन कौन सी चीज़ें होना अनिवार्य चीज़ है। तो इसमें देखते हैं, संचार प्रक्रिया के घटक या मूल तत्व में प्रेषक, संदेश भेजने वाला, है ना, संदेश मैसेज होना चाहिए। संचार माध्यम, उसको भेजने के लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। संकेतीकरण, संकेतीकरण जो भी हम मैसेज दे रहे हैं तो उसको संकेतीकरण करेंगे। संकेतीकरण करने का मतलब कि हम कोई भी मैसेज है ना, उसको हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, है ना, तो या इंग्लिश में है, उसको रूपांतरित करके हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, है ना, तो वो एक संकेतीकरण हो गया। उसको जो लिखा हुआ है उसको हम बदलेंगे तो संकेतीकरण कर हो जा रहा है ना। और फिर संकेत वाचन, जो भेजा गया है, ठीक है, इंग्लिश में कुछ भी लिखा है या संदेश है, उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करके भेज दिए हैं, है ना, तो उस संकेत को पढ़ने वाला चाहिए। वाचक, वाचक किसको बोलते हैं? पढ़ने वाला को वाचक बोलेंगे, है ना। तो संकेत वाचक होना चाहिए, उस संदेश को पढ़ने वाला होना चाहिए। फिर ग्राहक होना चाहिए, है ना। ग्राहक मतलब संदेश को प्राप्त करने वाला, उसको बोलेंगे ग्राहक, या प्राप्तकर्ता बोलेंगे ग्राहक को, है ना। फीडबैक, फीडबैक जो संदेश हमको प्राप्त हुआ है ना, तो उसके पीछे मतलब क्या बात हुई, नहीं हुई, है ना, उस चीज़ के बारे में हमको पता होना चाहिए। मतलब हमको जो मैसेज दिए तो उसका कुछ ना कुछ रिप्लाई तो मिलना चाहिए, है ना, तो वो उसका फीडबैक हो गया। एवं विघ्न, एवं विघ्न, विघ्न जिसको हम शोर पढ़े हैं, है ना, क्या पढ़े हैं? शोर। शोर मतलब हल्ला, मतलब मैसेज किसी भी तरह से प्रेषक से ग्राहक तक अगर ठीक से पहुंच नहीं पा रहा है तो उसी को हम शोर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर शोर एवं तकनीकी अवरोध जो बोला जा रहा है वही चीज़ है। अब यहाँ पर तकनीकी नहीं, कोई भी चीज़ हो सकता है, जैसे संकेतीकरण ठीक से नहीं हो पा रहा है, संकेत वाचन ठीक से नहीं हो पा रहा है ना, इस तरह की कुछ भी चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं, फीडबैक क्या है? फीडबैक क्या है? संचार प्रक्रिया में प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश को प्राप्त कर लेने पर संदेश का प्रापक, मतलब जो प्राप्त करने वाला है ना, संदेश का प्रापक जो प्रतिक्रिया प्रेषक तक पहुंचाता है वही फीडबैक है। ठीक है, जैसे हम यूट्यूब में या किसी भी चीज़ में हम संदेश हमको मिल गया, है ना, जैसे हम लोग वीडियो बना के भेज रहे हैं, है ना, तो उसको आप लोग देख रहे हो और बदले में हमको कुछ बताओगे
कि इसको और ठीक से समझाइए, या फिर ये क्या है, ये समझ में नहीं आया। तो इस तरह की चीज़ें, तो उसको हम फीडबैक फीडबैक बोलेंगे। यूट्यूब में आप लोग जैसे लाइक करते हो या फिर और कमेंट करते हो, तो वो सब उसी के अंतर्गत आ जाएगा, फीडबैक के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं, संचार माध्यम किसे कहते हैं। माध्यम माध्यम संचार, माध्यम संचार किसे कहते हैं, है ना। तो माध्यम संचार का वह रूप है, माध्यम संचार का वह रूप है जो मीडिया अर्थात संचार माध्यमों की सहायता से किया जाता है। इसमें टेलीफोन, मोबाइल, पेजर या अन्य संचार माध्यमों का प्रयोग करते हुए बातचीत की जाती है, उसको बोलेंगे माध्यम संचार। ठीक है, मतलब इसको हम सीधे सीधे हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, हम सीधे बोल नहीं रहे हैं, हम किसी माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, किसका किसका प्रयोग कर रहे हैं, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, पेजर हो गया, या अन्य संचार माध्यम, है ना। जैसे रेडियो, टीवी का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो ये सब माध्यम संचार के अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे देखते हैं, समूह संचार क्या है। समूह संचार क्या है ना। तो समूह संचार संचार का वह रूप है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति श्रोताओं के एक समूह को संबोधित करता है। ठीक है, वो होगा समूह संचार। जैसे सभा वगैरह करते हैं, या हमारे स्कूल में भी जैसे असेंबली करते हैं, तो कुछ भी बातें होती है तो हम वहाँ बोल सकते हैं, है ना। तो बोलने वाला एक रहेगा, लेकिन वहाँ स्कूल में जितने भी स्टूडेंट टीचर हैं वो सब सुनेंगे, है ना। तो इस तरह की चीज़ें, उसको हम बोलेंगे समूह संचार। जैसे नेता लोग भी बोलते हैं, मतलब भाषण देते हैं और इकट्ठा करके कुछ भी बातें होती है ना। तो बहुत बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो हो गया समूह, है ना। और जो संदेश दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा संचार, मतलब अपने बातों को बता रहे हैं, वो हो जाएगा संचार। चलिए आगे देखते हैं, संयुक्त क्रांति से आप क्या समझते हैं। अब संयुक्त क्रांति क्या है, क्रांति का मतलब क्या, बदलाव, है ना। कागज तथा मुद्रण का आविष्कार, है ना। कागज तथा मुद्रण, कागज जानते हो कागज क्या है ना, पेपर, है ना। और मुद्रण, मुद्रण क्या, छापने की जो भी मशीनें हैं, है ना। या छपाई जो है ना, पुस्तक की छपाई वगैरह जो है ना। तो इन दोनों की जो आविष्कार है, ठीक है, कागज का आविष्कार और मुद्रण कला का जो आविष्कार है, या मशीनों का जो आविष्कार है ना। तो ये दोनों संसार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। ठीक है, ये संसार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इन दोनों के मेल को ही संयुक्त क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, किसका, कागज और मुद्रण। इसे क्यों ऐसा बोला जा रहा है संयुक्त क्रांति। भाई हम पहले जब तक ये कागज और छापा मुद्रण कला जब नहीं शुरू हुआ था, तो हम हर चीज़ को हाथ से लिखते थे, है ना। और हाथ से लिखते थे तो किस में भी लिखते थे, कपड़े में या इस भोजपत्र में, तो वो सही ढंग से हम उसको सुरक्षित भी नहीं कर सकते, और हमको लिखने के लिए सही ढंग से सुविधा भी नहीं होती थी, है ना। लेकिन कागज़ के आ जाने से हमको कुछ भी लिखना है तो कितना सुविधा है, आप देख ही रहे हो, है ना। और मुद्रण के लिए भी वही बात है, कागज़ चलो मिल गया, लेकिन हाथ में कितना लिखोगे, है ना। हमको भाई कुछ भी पुस्तक हमको छापना है, तो मुद्रण कला नहीं होने से हाथ से पूरा उसको लिखना पड़ता, तो कितना समय लगता। आप खुद सोचिए कि आप जितना पुस्तक पढ़ते हो उसको खुद लिखना पड़ता, तो कितना समय लगता, है ना। तो ये मुद्रण कला में क्या है कि एक साथ एक ही समय में बहुत सारे लोगों के लिए पुस्तक या अन्य चीज़ें जो है उसकी छपाई हो जाती है ना। मतलब एक पुस्तक की प्रति बनाने के लिए बहुत समय नहीं लगेगा। चलिए आगे देखते हैं, रेडियो किस प्रकार का जनसंचार माध्यम है। रेडियो किस प्रकार का जनसंचार माध्यम है। रेडियो को हम क्या करते हैं, सिर्फ सुनते हैं, है ना। ना कि उसको देखते हैं, ना ही उसको पढ़ते हैं, सिर्फ सुनते हैं। तो रेडियो क्या हो जाएगा, श्रव्य
जन संचार माध्यम हो जाएगा। रेडियो एक श्रव्य जन संचार माध्यम है। रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है जिसमें कार्यक्रम का स्वरूप, ढांचा तथा पूरी शैली की पूरी तरह तय रहता है। ठीक है। पूरा रेडियो में मतलब जितने भी कार्यक्रम वगैरह है ना, वो एक निश्चित फिक्स रहता है ना, और उसी ढांचे में, स्वरूप में ये चलता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 10, मुद्रित जन संचार माध्यमों की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? आइए, मुद्रित जन संचार माध्यमों की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? मुद्रित जन संचार माध्यमों में समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा पुस्तकें आती हैं। इन माध्यमों की भाषा शैली में अनुशासन के साथ गंभीरता का महत्व होता है। मुद्रित मतलब जो कुछ भी छपा वाला जो भी चीज़ें हैं वो सब मुद्रित जन संचार माध्यम के अंतर्गत आएंगे। मुद्रण मतलब क्या, जो की जो पुस्तक है वो भी मुद्रण ही है, मुद्रित पुस्तक है ना। जो पुस्तक है वो भी मुद्रित हुआ ही होता है। जो कुछ भी छपाई हुआ है ना, वो सभी मुद्रण के अंतर्गत ही आएंगे, है ना। तो मुद्रण में क्या क्या है? समाचार पत्र और पत्रिकाएं तथा पुस्तकें, ये सब क्या होता है? छपा हुआ रहता है ना। ये आप जो देख रहे हैं ये भी छपा हुआ है, जो स्क्रीन में आपके है ना, ये पुस्तक में छपा हुआ है ये भी। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं? तो प्रमुख जनसंचार माध्यम है पत्र, समाचार पत्र, है ना, टीवी, इंटरनेट, रेडियो आदि प्रमुख जनसंचार माध्यम है। चलिए आगे देखते हैं। लोगोग्राफी का तात्पर्य क्या है? लोगोग्राफी लिपि के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है। लोगोग्राफी क्या है? लिपि के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है। इसमें प्रत्येक शब्द के लिए एक स्वतंत्र चिन्ह था। इस लिपि को शब्द लेखन भी कहा जाता है। ध्वनियों के आधार पर लिपियों के विकास की प्रक्रिया ही लोगोग्राफी है। ठीक है। जैसे हम अभी क बोल रहे हैं तो क वर्ण अलग से है, ख बोलेंगे तो ख है ना। तो ये जितना भी ये इस तरह की जो अल्फ़ाबेट्स वगैरह हैं, है ना, तो ये भी उसी प्रकार का है ना। यहाँ प्रत्येक शब्द के लिए, यहाँ पर मैं वर्ण बोल रहा हूँ, है ना। वर्ण का मतलब, वर्ण जो है हम जानते हैं, आप लोग भी जानते हो, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट ABCD जो भी है ना, तो उसके लिए अलग से एक क्या है? वर्ण है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक शब्द के लिए एक स्वतंत्र चिन्ह था। ठीक है। जैसे हम राम बोल दिए तो राम के लिए कोई ना कोई स्पेशल चिन्ह है। राम क्या है? शब्द है, वर्ण नहीं। वर्ण एक लेटर को बोलेंगे, जैसे क, ख, ग, ये एक एक जो सिंगल है उसको वर्ण बोलेंगे। और शब्द किसको बोलेंगे? ये जो हमारे स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है, लोगोग्राफी, लिपि के विकास, है ना, ऐसा करके जो सार्थक जो शब्द है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? सार्थक वर्णों का जो समूह है, इसको जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, वो है शब्द। तो हर एक शब्द के लिए एक चिन्ह था। ठीक है। जैसे हर एक वर्ण के लिए चिन्ह है, क ख ग घ अंगा ये सब, तो वैसे ही हर एक शब्द के लिए चिन्ह, स्वतंत्र चिन्ह है। इसे शब्द लेखन भी कहते हैं।
ठीक है। तो ये ध्वनियों के आधार पर लिपियों के विकास की प्रक्रिया ही लोगोग्राफी है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस कब और कहाँ खोला गया? भारत में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में गोवा में खोला गया। इस प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए की थी। ठीक है। इसकी इस प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना मिशनरियों अर्थात क्रिश्चियन धर्मावलंबियों ने अपने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए की थी। आगे देखते हैं। संचार तथा जनसंचार के विभिन्न माध्यमों को स्पष्ट कीजिए। संचार तथा जनसंचार है ना, दोनों के जो माध्यम है उसको स्पष्ट कीजिए। तो संचार तथा जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में टेलीफोन, टेलीविज़न, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न तथा सिनेमा इत्यादि हैं। इनके द्वारा मनुष्य अपने विचार, संवेदना आदि को एक दूसरे के बीच संप्रेषित करता है। अगला देखते हैं। जनसंचार माध्यम के उद्देश्य के बारे में लिखिए। जनसंचार माध्यम सूचना के संप्रेषण, सामाजिक संपर्क, अभिव्यक्ति तथा परस्पर व्यवहार को महत्व प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित किए जाते हैं। अगला देखिए। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आने वाले दो माध्यमों का उल्लेख कीजिए। समाचार पत्र एवं पत्रिका। इसके अलावा एक और है पुस्तकें। ठीक है। समाचार पत्र और पत्रिका इसमें दिया है, एक और है पुस्तकें। चलिए आगे देखते हैं। जनसंचार के प्रचलित माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो ये क्या है? प्रिंट माध्यम। जनसंचार माध्यम के प्रचलित माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम। अब जनसंचार प्रक्रिया में मतलब एक साथ कम समय में बहुत सारे लोगों तक अपने विचारों को आदान प्रदान करना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना। तो इससे पहले, अभी तो इंटरनेट के ज़माना है, लेकिन उससे पहले ये प्रिंट माध्यम जो समाचार पत्र है उसके माध्यम से, जैसे पूरे भारत भर में कोई भी खबर है वो फैल एक ही रात में सभी जितने भी पूरे भारत में पता चल जाता था, वो समाचार मिल जाता था सबको, या पूरे विश्व में भी बोल सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। मुद्रण माध्यम को स्थायी माध्यम क्यों कहा जाता है? ठीक है। मुद्रण माध्यम को, मुद्रण मतलब क्या? छपाई है ना, छपाई का जो माध्यम है उसको स्थायी माध्यम क्यों कहते हैं? मुद्रित माध्यमों के तहत छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। इन्हें कभी भी पढ़ा व सोचा जा सकता है तथा लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको स्थायी माध्यम कहते हैं। मुद्रण माध्यम को, मुद्रण माध्यम क्या? समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें जो छपाई की जाती है, प्रिंट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रिंट माध्यम से क्या तात्पर्य है? प्रिंट माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि शामिल हैं। ठीक है। समाचार पत्र, दैनिक जो समाचार पत्र, न्यूज़पेपर वगैरह देखते ही हो, है ना, और पत्रिकाएं भी है और पुस्तक है। चलिए, और इंटरनेट किसे कहते हैं? इंटरनेट आधुनिक जनसंचार का सबसे सशक्त, व्यापक तथा बहुआयामी, मल्टी डायमेंशन, है ना, माध्यम है। इसमें मुद्रण, ध्वनि, दृश्य आदि सभी संचार माध्यमों का संगम है। इसको बोलते हैं इंटरनेट। ठीक है। मतलब दृश्य, श्रव्य और मुद्रण, ये जो हम अभी देख रहे हैं वो क्या है? मुद्रण किया हुआ है ना। अब इसको आप लोग जब देखेंगे तो मुद्रण भी रहेगा, है ना,
और ध्वनि भी मैं जो बोल रहा हूँ वो भी उसको भी आप सुनेंगे, और दृश्य दिखाई भी देगा, है ना। तो ये सबका संगम है ये, है ना। चलिए बाकी अगले क्लास में पढ़ेंगे।